मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा में। ठीक है, अब चलिए हम लोग कंप्लीट क्या क्या कर लिए हैं। एक तो पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी में उम्मीद करते हैं आप लोग लुसेंट देख लिए होंगे, इम्पोर्टेंट है आर्टिकल। उसके बाद घटना चक्र भी आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों को पीडीएफ दिया गया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन के फॉर्म में, वो भी देख लिए होंगे। और जिन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ा है उसका लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये 3 काफ़ी है। और पीवाईक्यू भी देख लिए होंगे, ये भी बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ही है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज साइंस टेक। क्या स्टार्ट करेंगे, साइंस टेक। साइंस टेक में क्या हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले बायो, फिर पढ़ेंगे फिजिक्स, फिर पढ़ेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, जिसमें पढ़ेंगे बायोटेक, नैनोटेक, क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, और डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बायो से मिलेगा, 30 के आसपास क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिक्स से मिलेगा, देन केमिस्ट्री से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सोर्स क्या होना चाहिए, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ कल रात को प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इस पीडीएफ से जो 200 के आसपास क्वेश्चन है उसको यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स भी दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया गया है, लुसेंट। लुसेंट को तो पढ़ना छोड़ना ही नहीं है, बीपीएससी कब किधर से किधर मुड़ जाता है कोई ठीक नहीं है, इसलिए लुसेंट को नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू की मानो पूजा करनी है, ऐसे ही हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल्स एंड टिश्यूज। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेल्स एंड टिश्यूज से। सेल का डिफिनीशन क्या होता है, किसी भी जीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, सेल्स कहते हैं। किसी भी जीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। ठीक है, अब सेल्स की बात है, सेल्स का खोज सबसे पहले किसने किया था, 1665 ईस्वी में। किसने किया था, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने क्या किया था, सेल्स का खोज किया था। किसने किया था, 1665 ईस्वी में, सॉरी रॉबर्ट हुक नहीं, लिविन हुक ने किया था, सॉरी लिविन हुक ने क्या किया था, सेल्स का खोज किया था। ठीक है, कुछ उसके बाद सेल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, सेल्स के स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है सेल्स, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका क्या है। सबसे छोटी कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है, एक साइटोप्लाज्मा परजीवी है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकस। गैलीसेप्टिकस क्या नाम है उसका, माइकोप्लाज्मा, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकस। क्या नाम है उसका, गैलीसेप्टिकस या सेप्टिकम, जो भी कहिए। ये इसका ये दुनिया की सबसे छोटा क्या है, ये सेल्स है। और सबसे बड़ी सेल्स की बात कहें तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्या होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, एक कोशिका है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। एक पॉइंट उठता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है, हिंदी में बोलते हैं सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल। क्या बोलेंगे, सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। क्या बोलेंगे, ग्रैन्यूल सेल। ठीक है, यानी कि ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम। क्या बोलेंगे, ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम। ये होता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है महिलाओं का ओवम। क्या होता है, महिलाओं का ओवम। ये क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है, और सबसे छोटी कोशिका ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, न्यूरॉन। लंबी हो गया न्यूरॉन, बड़ा हो गया ओवम, छोटा हो गया ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी कोशिका दुनिया भर में शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका दुनिया भर में माइकोप्लाज्मा ऑफ गैलीसेप्टिकम। क्या है, माइकोप्लाज्मा ऑफ गैलीसेप्टिकम। उसके बाद अब हम लोग ये देख लिए इसका कब हुआ था, 1665 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, लिविन हॉक ने किया था। ओके, आगे देखिए कोशिका कितने प्रकार के होते हैं।
कोशिका में सेंटर के आधार पे कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, ठीक है, और एक होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है? एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अब इस दोनों में अंतर पूछ लेता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक का क्या होता है, यानी केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसका क्या होता है? अभाव होता है, इसमें केंद्रक नहीं होगा। और इसमें क्या हो जाएगा? एक डेवलप केंद्रक पाया जाएगा, डेवलप्ड केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है? इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस दोनों क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों क्या होंगे? अब्सेंट होंगे, और इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट हो जाएंगे। समझ गए बात? उसके बाद देखिए एक होता है प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमोजोम होता है वह आनुवांशिक पदार्थ किसके द्वारा? डीएनए द्वारा निर्मित होता है। इसका जो क्रोमोजोम होता है, प्रोकैरियोटिक का जो क्रोमोजोम होता है किसके द्वारा निर्मित होता है? डीएनए द्वारा। किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा यह निर्मित होता है। और यह कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव जिसको हिंदी में बोलते हैं, कोशिका द्रव में यह रहता है। कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में रहता है। ये क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि जो प्रोकैरियोटिक का जो क्रोमोजोम रहता है वह कहाँ कहाँ है, मतलब साइटोप्लाज्म हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद इसमें कहाँ हो जाएगा? और यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली की जो बात होती है, कोशिका झिल्ली का क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जो बात होती है वह कहाँ होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ पर कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के मतलब अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद और हो गया प्लास्टिड्स में, मतलब सबसे ज़्यादा हरित लवक, ठीक है, ग्रीन प्लास्टिक, गोल्जी बॉडी, ये सब कहाँ होते हैं? इसमें साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, ओके। उसके बाद लाइसोसोम भी, ये सब सॉरी इसमें अनुपस्थित रहता है। इसमें क्या रहेगा? ये अब्सेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या रहेगा? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहेगा। तो इस प्रकार से जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें हिस्टोन का अभाव होता है। हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन है। हिस्टोन का क्या होता है? अभाव होता है। और डीएनए प्रोटीन, जो डीएनए होता है हिस्टोन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन का अभाव होता है और यहाँ पर हिस्टोन पाया जाता है। यूकैरियोटिक में हिस्टोन पाया जाता है, ठीक है, ओके, समझ गए। आगे देखिए, उसके बाद एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, क्या, किस चीज़ का? एक और पॉइंट आता है यहाँ पर कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है वो कहाँ पाया जाता है? किसी बैक्टीरिया में। कहाँ पाया जाएगा? किसी बैक्टीरिया में पाया जाएगा, या ब्लू ग्रीन शैवाल जिसको एल्गी बोलते हैं वहाँ पाया जाता है। और यह जो यूकैरियोटिक कोशिका होगा वह वायरस, बैक्टीरिया, इसको छोड़कर दुनिया के सभी पेड़ पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। दुनिया भर के सभी पेड़ पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। वायरस तो जिस बॉडी में रहेगा वो तो निष्क्रिय रहे या सक्रिय रहे उसके जैसा काम करता है। वायरस और बैक्टीरिया में यूकैरियोटिक नहीं पाया जाता है, ठीक है, समझ गए इस बात को। अब हम लोग यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिए। अब धीरे धीरे अब क्या देखेंगे? जितने भी साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले अंगक होते हैं, ऑर्गेनिलिज्म होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, उसको क्या करेंगे अभी अभी हम लोग स्पीड में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सब अभी देखते हैं। चलिए देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कहाँ पाया जाता है? चलिए जल्दी जल्दी रिकॉल करिए, जो आप लोगों ने पढ़ा है जल्दी जल्दी रिकॉल करिए। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा ही एक रचना मीसोसोम होता है। क्या होता है? मीसोसोम होता है। वह कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। समझ गए अंतर? उसके बाद देखिए, उसके बाद जो मीसोसोम होता है वह श्वसन और सेल डिवीजन के समय में कार्य करता है। यह जो प्रोकैरियोटिक में होता है सांस लेने के समय और सेल डिवीजन में क्या करेगा? काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? भोजन का विखंडन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जंतु क्या करते हैं? भोजन का विखंडन करते हैं। उस समय O2 क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। क्या रहता है? O2 अब्सेंट रहता है। और यहीं जब भोजन का विखंडन होता है तो उसमें ATP के रूप में क्या होता है? ऊर्जा का संचित होता है।
एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचित होता है। यही कारण है, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, समझ गए क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होकर वहीं पर रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है और 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए और 70S जो राइबोसोम पाया जाता है, यह किसका लक्षण है, प्रोकैरियोटिक का लक्षण है। यह किसका लक्षण है, यह है प्रोकैरियोटिक का लक्षण है। समझ गए इस बात को? चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है और शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, पौधों और शैवाल में। अब हम लोग देखिए प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से रिकॉल करो। प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसका कोई कलर नहीं, क्लोरोप्लास्ट जो हरित है, और उसके बाद क्रोमोप्लास्ट जो डिफरेंट कलर की बात होती है। अभी हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। देखिए अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं स्पीड में। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इस क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। ठीक है, यह क्लोरोफिल में रहता है। कहाँ रहता है, क्लोरोफिल में रहता है। यह कहाँ रहता है भाई, क्लोरोफिल में रहता है। यही कारण है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है, क्लोरोफिल में रहेगा। कहाँ रहेगा, क्लोरोफिल में रहेगा। और इसी कारण से क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन होता है क्लोरोफिल का कलर। समझ गए, एक मिनट, ओके। चलिए क्लोरोप्लास्ट समझ गए कहाँ रहेगा, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसी कारण है कि यह इसका कलर क्या होता है, मैं मिस क्या कर रहा हूँ भाई, क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहेगा, क्लोरोफिल में। यही कारण है कि यह क्या होता है, ग्रीन होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए यह पौधों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है और वहीं पर यह पाया जाता है। बात रहा क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन वाले पौधे में सिर्फ नहीं पाया जाता है, ग्रीन कलर में नहीं पाया जाएगा, बाकी सारे में पाया जाएगा। जैसे देख लो, अगर एप्पल का कलर कैसा होता है, एप्पल का कलर अगर रेड होता है तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एंथोसाइनिन। क्या है उसका रीजन, एंथोसाइनिन। अगर उसके बाद देखो, एक होता है टमाटर का कलर रेड, अगर टोमेटो का कलर अगर रेड होता है उसका रीजन एंथोसाइनिन नहीं है, उसका रीजन है लाइकोपाइनिन। क्या है, लाइकोपिन या लाइकोपाइनिन, जो भी कहिए, ठीक है। उसके बाद पपीते का कलर जो येलो होता है, पपाया का कलर कैसा होता है, पपाया का कलर येलो होता है, तो उस किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन। किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन के कारण होता है। समझ गए ये बात, ओके। और गाजर का कलर जैसा भी होता है, कैरोट का, गाजर का कलर जैसा भी होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। और हल्दी का कलर जेंथोफिल के कारण होता है। समझ गए, इस बात को याद करना है, क्वेश्चन में भी आगे मिलेगा आपको, लुसेंट में भी मिलेगा, घटना चक्र में मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हो गया। अब अंतिम में हम लोग को क्या देखना है, ल्यूकोप्लास्ट। क्या देखना है भाई, ल्यूकोप्लास्ट। आजा, ये रहा ल्यूकोप्लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। क्या है, यह कलरलेस होता है। क्या होता है भाई, यह कलरलेस होता है मेरे भाई, यह कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद यह कहाँ पाया जाता है, पौधों के संचयी अंगों में पाया जाता है, ठीक है। पौधों के संचयी अंगों में पाया जाता है और यह उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है। जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाता है ना, यह वहीं पर होता है मेरे भाई। कहाँ रहेगा, जहाँ पर सनलाइट नहीं रहेगा वहीं पर पाया जाएगा ल्यूकोप्लास्ट और नीलवक। मेरे भाई समझ रहे हो ना। उसके बाद देखिए, और सूर्य के प्रकाश में अनुपस्थित रहेगा। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कुछ बताइए, सूर्य के प्रकाश में जैसे संचयी अंग किसको बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित रह गया, जैसे अनुपस्थित रहा, जैसे क्या बोलेंगे, जड़, रूट हो गया, ठीक है। जो जमींदोज है, भूमिगत तना जैसे कि मक्का, ठीक है, आलू, पोटैटो, उसके बाद गेहूं, ये सब में क्या जो जड़ वाली चीज़ें हैं वहाँ पर क्या पाया जाएगा, सनलाइट नहीं पाया जाएगा, इसलिए वहाँ क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। क्या बोलेंगे, अंतःप्रदवी जालिका। देखिए क्या होता है, यह क्या बोलेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देख रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात है तो यह कोशिका द्रव में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यह साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाएगा, यह
साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यह कैसा होगा, चपटी होगा, कैसा होगा, चपटी होगा, नलिका होगा, और उसके बाद सेम रचनाएं होगी। ठीक है, जो कोशिका के कहाँ पाया जाता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम यानी कि अंतः झिलिका तंत्र में बनती है। कहाँ बनाए, कौन बनाएगा इस कोशिका में, अंतः झिलिका तंत्र, कौन बनाएगा, अंतः झिलिका तंत्र यानी कि मेम्ब्रेनस सिस्टम, कहाँ पाया जाएगा यह, मेम्ब्रेनस सिस्टम में। ओके, गॉट इट। चलिए यह याद रखना है, कैसा होता है, चपटी होता है, नलिका होता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। क्या इसको किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, इंडोप्लाज्मिक से रेटिकुलम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यह किस चीज़ का बना होता है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यह जो बना होता है लाइपोप्रोटीन, किस चीज़ का बना रहेगा भाई, लाइपोप्रोटीन, किस चीज़ का बना रहेगा, यह लाइपोप्रोटीन का बना हुआ रहेगा। ठीक है, और यह इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि कोशिका का जो परिवहन तंत्र होता है उसका निर्माण करना। सेल का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, कोशिका का परिवहन तंत्र यह निर्माण करेगा। क्या करेगा, कोशिका का परिवहन तंत्र निर्माण करेगा। समझ गए मेरे भाई। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, फिर से पीछे करो, फिर से देखो। ठीक है, ओके। अब देखो, अब एक बात यह आती है कि इसका काम क्या है। अभी हम लोग देख लिए यह कोशिका का परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। इस परिवहन तंत्र में इसका काम क्या है, इस परिवहन तंत्र में मेरे भाई यह क्या करता है, केंद्रक से क्या उठाता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या लेगा, न्यूक्लियस से यह कोशिका द्रव में जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसको ले जाने का काम करता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में जो विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसको ले जाने का काम करेगा मेरे भाई, कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसके बाद इसके टाइप्स होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चिकनी यानी कि स्मूथ, और एक होता है खुरदुरा। क्या होता है, एक होता है चिकनी यानी कि स्मूथ, और एक होता है खुरदुरा। ठीक है, अब देखिए चिकनी में क्या होता है, अंदर सिर्फ छोटा सा याद रखना है। ठीक है, चिकनी में देखो, और यह खुरदुरा हो गया। चिकनी में याद रखना है कि चिकनी में होता है ना कि इसमें राइबोसोम नहीं होता है। क्या नहीं होता है मेरे भाई, इसमें राइबोसोम नहीं होता है मेरे भाई, चिकनी में राइबोसोम नहीं होता है। इसी कारण यह क्या हो जाता है, स्मूथ रहता है। और उसके बाद यह किस काम में आता है, लिपिड यानी कि वसा, लिपिड और स्टेरॉयड, क्या स्टेरॉयड, इसके संश्लेषण में यह काम आएगा। कौन मेरे भाई, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस अंतर सिर्फ इतना ही है, इसमें राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण यह क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। इसका काम क्या है, लिपिड को, इसका काम क्या है, लिपिड को और स्टेरॉयड को संश्लेषित करना। ओके, आगे देखो भाई, आगे क्या है, आगे में है अगले वाले में क्या कह रहा है, खुरदुरी। खुरदुरी में होता है क्या, राइबोसोम पाया जाता है। बस अंतर इतना ही है, एक में राइबोसोम पाया जाता है, एक में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके भाई इसके बाद इसका काम क्या है, यह प्रोटीन यानी कि जो लिपिड हम लोग देखे, उसके बाद स्टेरॉयड, इसके संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं है। समझ गए, आजा आगे चलो। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी। अगला टॉपिक है हमारा गोल्जी बॉडी। ओके, देखिए गोल्जी बॉडी में क्या होता है, यह इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है। चलो याद है आप लोग को, बताओ कोई, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में इसका क्या होता है, डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डिक्टियोसोम होता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम विभिन्न प्रकार के माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसका वर्क क्या होता है, विभिन्न प्रकार के माइक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल कोई बता सकता है माइक्रोमोलिक्यूल्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद इन सब का क्या करता है वो, इन सब के पैकेजिंग, इसका काम है किसका, गोल्जी बॉडी का। इन सब का पैकेजिंग करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड होगा, इन सब का पैकेजिंग करना, सिक्रीशन करना। ठीक है, यह किसका काम है, गोल्जी बॉडी का काम है। समझ गए। अब देखिए गोल्जी बॉडी को क्या बोलेंगे स्पीड में, गोल्जी बॉडी को क्या बोलेंगे स्पीड में, क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम। इसका काम क्या है, विभिन्न प्रकार के माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का क्या करना, पैकेजिंग करना, संग्रहण करना, और संग्रहण मीन्स की स्टोरेज, उसके बाद सिक्रीशन करना। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड सॉरी, क्या है, ग्लाइकोलिपिड। गोल्जी बॉडी जो होता है ग्लाइकोलिपिड एंड उसके बाद एक और होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है,
ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण का प्रमुख स्थान है कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब आगे हम लोग अगला देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम रिवीजन का मतलब रिवीजन स्पीड में करना है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। राइबोसोम आगे क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है राइबोसोम। ओके, चलिए राइबोसोम में हम लोग क्या देखेंगे? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? सब यह जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। किस चीज से बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से। किस चीज का बना होगा भाई मेरे? आरएनए और प्रोटीन से बना रहेगा, समझ गए? उसके बाद देखिए ये इस पर कोई आवरण नहीं होता है भाई, इस पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। यह खुला क्षेत्र मानो आसमान के नीचे है, इस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। यह कहाँ कहाँ होता है? जो अंतःप्रदवी जालिका होता है, जो मतलब क्या अभी हम लोग देखे थे ना, अंतःप्रदवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दीवार होता है ना भाई मेरे, उसी पर यह क्या होता है? चिपका हुआ होता है, उसी पर यह चिपका हुआ होता है। या फिर अकेले पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा? या तो अकेले रहेगा, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवार पे चिपका हुआ रहेगा, या फिर गुच्छों में पाया जाता है जैसे कि कीरिंग में होता है। ठीक है, और उसके बाद इसको सर्वप्रथम किसने खोजा था? चलो किसी को याद है तो बताओ। इसको सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेड ने खोजा था। किसने खोजा था? जॉर्ज पैलेड ने खोजा था। ओके, और इसी कारण से राइबोसोम का दूसरा नाम है पैलेड पार्टिकल। क्या नाम है? पैलेड पार्टिकल। समझ रहे हैं? इसी कारण से इसको पैलेड पार्टिकल भी बोलते हैं। ओके, चलिए अगला है अब लाइसोसोम। अगला क्या है भाई? लाइसोसोम। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ में आ रही है? स्पीड में हमको जून में सिलेबस तो कंप्लीट करना है, इस बात को समझ के चलो। ठीक है, किसी भी तरीके से। ठीक है, और देखो लाइसोसोम जो होता है जंतु कोशिका में बहुत ही पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। कहाँ होता है इसका निर्माण भाई? गोल्जी बॉडी में होता है। कहाँ होता है इसका निर्माण? गोल्जी बॉडी में। इसका निर्माण कहाँ होगा? गोल्जी बॉडी में होगा। उसके बाद देखो इसके बाद जो लाइसोसोम होता है अपनी ही कोशिका का पाचन खुद से कर जाता है, यानी अपनी कोशिका का खुद से हत्या कर देता है। इसी कारण लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या बोलेंगे? आत्महत्या की थैली। कई बार ये बात बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग। क्या बोलेंगे इसको? सुसाइडल बैग। उसके बाद इसको एक और बोलते हैं काम बात, जो खुद का पाचन कर जाता है अपने ही सेल्स का। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं एक और दूसरे नाम से? किसी को पता है तो बताओ। पाचन थैली। क्या बोलते हैं? पाचन थैली। क्या बोलेंगे इसको? पाचन थैली बोलेंगे। ओके, आगे देखो। अब पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग हो गया। अब उसके बाद देखना है हम लोग को क्या? सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम में कुछ नहीं देखना है। सेंट्रियोसोम में नॉर्मल सा देखना है कि यह सभी जंतु कोशिका और जो छोटे छोटे पादप पदार्थ होते हैं जैसे कि फंजाई हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, फर्न हो गया, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो भारत में पाया भी जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? सभी प्रकार के जंतु कोशिका और पादप जैसे कि फंजाई हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, फर्न हो गया, जिम्नोस्पर्म, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे पर कुछ माइक्रो बॉडीज होते हैं पौधे के, जैसे कि देखो अब हम लोग देखेंगे कुछ माइक्रो बॉडीज जैसे कि पर ऑक्सीसोम। क्या देखेंगे भाई मेरे? पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम क्या होता है? यह पौधों में होने वाले जो फाइटोस्पिरेशन बोलते हैं ना, सॉरी फोटोस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि प्रकाशीय श्वसन, प्रकाश के उपस्थित में जो श्वसन होता है, प्रकाशीय श्वसन में यह क्या होता है? और उसके बाद कोशिका में हाइड्रोजन परऑक्साइड उत्पादन में सहायक होता है। यह पौधे में H2A2 के लिए और प्रकाशीय श्वसन के लिए क्या होता है? यह सहायक होता है। और एक होता है मेरे भाई ग्लाई ऑक्सीसोम। क्या होता है? ग्लाई ऑक्सीसोम। क्या होता है मेरे भाई? ग्लाई ऑक्सीसोम। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या देखना है? यह कहाँ पाया जाता है? जो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लाई ऑक्सीलेट। क्या? ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल में यह भाग होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। गैलेक्सीसोम ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल में भाग लेता है। ठीक है, आगे हम लोग को क्या देखना है? अगला टॉपिक है हम लोग का वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल का हिंदी अर्थ होता है रसधानी। क्या होता है मेरे भाई? रसधानी। ठीक है, और यह देखो यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। एक मिनट, पेन चेंज कर लो। आजा इधर आजा। यह वैक्यूल जो होता है कहाँ पाया जाता है?
साइटोप्लाज्म में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थ को घेरने वाली एक संरचना है जो पाई जाती है, सीधे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह बात याद रखो। इसको क्या बोलते हैं? रसधानी बोलते हैं। उसके बाद में रसधानी एकल झिल्ली या सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है, ठीक है। यह कैसा होता है मेरे भाई? सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। उसके बाद देखो, पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। जो पादप कोशिका में होता है उसका 90% भाग किसका होता है? वैक्यूल का। किसका होता है मेरे भाई? वैक्यूल का होता है। उसके बाद हाँ, और इसका काम क्या है? जो कोशिका को होता है ना, कठोरता से उसको सहारा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की रसधानियाँ मीन्स की वैक्यूल्स विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद कोशिका में यह जो होता है ना अचल संपत्ति की, जो वेरिएबल नहीं है, उस किसको बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड को। किसको बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड, जो वेरिएबल नहीं होता है। अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? न्यूक्लियस, ठीक है। समझ में नहीं आ रही है मैसेज कर लेना, फिर समझ में नहीं आ रही है थोड़ा वीडियो को पॉज करके बैक करके देखो, थोड़ा नोट्स रखो अपने सामने, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियस की खोज कब हुई थी? याद करो लुसेंट। न्यूक्लियस की खोज 1831 में हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। केंद्रक, जो सेंटर होता है, मतलब न्यूक्लियर केंद्रिका का नियंत्रण करता है, ठीक है। सबसे पहले छोड़ो, हटाओ। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। मतलब इसका किसी भी कोशिका का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस में क्रोमोजोम या जीन, क्रोमोजोम या फिर जीन पाया जाता है। क्या है? क्रोमोजोम या फिर जीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लो, बताओ जल्दी से। बैक्टीरिया हो गया, हो जाएगा ना? हाँ, बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद ग्रीन एल्गी, मतलब हरित शैवाल, ठीक है। पूर्ण विकसित नहीं होता है। यह जो चीज़ें हैं ना, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित नहीं होता। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। इसी कारण से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे भाई? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको? इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब केंद्रक 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? केंद्रक 4 प्रकार के होते हैं, केंद्रक के 4 भाग होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि वहाँ पर पाया जाने वाला जो द्रव होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, केंद्रिका, केंद्रक के बीच में जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक के अंदर जो कोशिका द्रव में एक छोटी सी गोलाकार मेम्ब्रेन जैसी रचना मेम्ब्रेन से रहित, उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस में, ठीक है। जो रचना पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रिका बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोशिका विभाजन में केंद्रिका का भी एक काम होता है। वह क्या काम करता है? आरएनए यानी राइबोसोम आरएनए का क्या करता है? ये संश्लेषण करता है। इसी कारण से केंद्रिका को क्या बोलेंगे? याद रखना है, केंद्रिका को इसी कारण से हम लोग क्या बोलेंगे? आरएनए का भंडार गिरह। क्या बोलेंगे? आरएनए का भंडार गिरह। क्या बोलेंगे? आरएनए का भंडार गिरह। किसको बोलेंगे? जो केंद्रिका होगा उसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसका संश्लेषण होता है। एक चौथा पार्ट होता है इसका क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या होता है? क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या होता है भाई? क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या होता है? क्रोमैटिन नेटवर्क। एक तो हम लोग देख लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद देख लिए न्यूक्लियोप्लाज्म, खुद देख लिए न्यूक्लियस। अब अंतिम इसका पार्ट देख लेते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क। कोशिका द्रव में छोटे छोटे महीन एवं धागे नुमा, धागे जैसी, एकदम पतला धागे जैसी जो संरचना पाई जाती है, ये वो क्या है? या क्रोमैटिन जाल, यानी क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है इसको, ठीक है। और विभाजन के समय जो यह क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वह बहुत ही डेंस हो जाता है। क्या होता है? बहुत ही डेंस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद व्यवस्थित होकर बहुत ही डेंस, देखो ना, अब इस तरह से हम डेंस कर देंगे तो यह एक रॉड जैसा दिखा कि नहीं दिखा? यह दिखा ना एक रॉड जैसे, व्यवस्थित करने के बाद यह एक रॉड जैसे हो गया, इतना हुआ ना।
बहुत ही सघन तरीके से व्यवस्थित हो गया। यह एक रॉड जैसे आकृति का निर्माण करता है और इसी रॉड जैसे आकृति को क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम बोलेंगे भाई मेरे, इसी को बोलेंगे क्रोमोजोम। ठीक है, यह क्रोमोजोम क्या है? यह कुछ और नहीं है, क्रोमैटिन नेटवर्क है। यह कुछ और नहीं है, यह क्या है? क्रोमैटिन नेटवर्क है, जो कि विभाग को सेल डिवीजन के समय संघनित होकर यानी डेंस होकर एक रॉड जैसी आकृति का निर्माण करता है। उसी को क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम बोलेंगे। समझ गए? आगे देखिए, अगला टॉपिक ही है अब हमारा क्रोमोजोम। क्या है? क्रोमोजोम। चलिए क्रोमोजोम के बारे में हम लोग देख ले थोड़ा। आइए 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 आइए, क्रोमोजोम क्रोमोजोम क्रोमोजोम। चलिए, क्रोमोजोम जो होता है, इसके शीर्ष भाग को, ये रहा आपका क्रोमोजोम, ये रहा, एक मिनट बना लेते हैं ना एक। चलो, ये क्या हो गया? ये हो गया क्रोमोजोम। इसके शीर्ष वाले भाग को क्या बोलेंगे? इसके शीर्ष वाले भाग को टेलोमेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेलोमेयर बोलेंगे। क्रोमोजोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए 60% होता है, हिस्टोन प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 40% होता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, यह सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में पाया जाता है। समझ गए? मनुष्य, जिसका फार्मूला होता है 2n। क्या होता है? फार्मूला होता है 2n। मनुष्य में कितना पाया जाता है? 46 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए, कुछ सरीसृप जैसे कि मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल, छिपकली इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना है, सेक्स क्रोमोजोम होता है वह कुछ सरीसृप और उसके बाद छिपकली, इन सब में क्या है? सेक्स क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इस यही कारण है कि ये जो मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, इन सारी कुछ सरीसृप जो हैं, ये इसके जो लिंग का निर्धारण होता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के कारण होता है। समझ गए? ये हो गया क्रोमोजोम। अब हम लोग क्या देखेंगे? डीएनए देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे भाई? सॉरी, डीएनए। ठीक है, डीएनए हम लोग देखेंगे। एक मिनट, ये रहा डीएनए आपका। ठीक है, चलो ठीक है। इसमें क्या होता है ना, डीएनए में एक प्रकार के एक शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज जिसको बोलते हैं। डीएनए का फॉर्म होता ही है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, इसमें इसकी संरचना को देखना है। ठीक है, और इसमें ये जो 4 प्रकार के यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। यहाँ 4 प्रकार के क्षार पाया जाता है। उस क्षार का नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्या है उसका नाम? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया? ये कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ, ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, यहाँ ये हो गया। अभी समझते हैं इसको क्या है। ये 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, समझे ना? 4 प्रकार के यहाँ क्षार पाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन होता है। क्या होगा? हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन होगा। तो ये वाला, ये जो है आपका, ये हो गया एडेनिन। क्या हो गया? यह एडेनिन हो गया और यह जो हो गया थाइमिन हो गया। यानी एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन होगा और उसके बाद गुआनिन के साथ क्या होगा? साइटोसिन होगा। तो आइए अब गुआनिन को बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाए गुआनिन को भाई? ठीक है, मान लो यहाँ पर ये देखो, हाँ, यहाँ पर एक ये आकृति बना लिए। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, और एक रेड ही ले लेते हैं ना, और ये हो गया। ये जो आप देख रहे हो, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ रहेगा और उसके बाद गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? गुआनिन इसमें हमेशा साइटोसिन के साथ रहता है। तो अब इसमें साइटोसिन कौन है? इसमें हो गया साइटोसिन आपका, ये वाला पोर्शन हो गया साइटोसिन और ये वाला पोर्शन हो गया आपका गुआनिन। समझ गए? इधर ये थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ, बस इतना ही याद रखना है, थाइमिन एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। ठीक है, यह बात समझ गए? चलिए, और उसके बाद इसमें फॉस्फेट का समूह भी होता है। यहाँ
ये वाली ऐसे जो ये मोटा है ना, ये मोटा जब रहेगा तो यहाँ विभिन्न प्रकार के ये वाली ऐसी रचना पाई जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फेट का समूह, फॉस्फेट आधार, फॉस्फेट का समूह, शर्करा, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो ऐसे ऐसे करके ये जुटा हुआ होता है, यहाँ इस वाले पोर्शन को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे दिखाने के लिए बना दिया गया है। बाकी आगे बुक में देख लेना आप। ठीक है, आगे देखो, डीएनए की कुछ मात्रा कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में तो पाया ही जाता है, लेकिन डीएनए और कहाँ पाया जाता है, किसी को पता है? डीएनए और आपको पाया जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में भी, यही याद रखना है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और यह इसका काम क्या है? मूल रूप से यह आनुवांशिक पदार्थ है, आपको पता ही है। उसके बाद यह विभिन्न प्रकार के गुणों को माता पिता से बच्चों यानी संतान में लाता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे थे? वो जो बेस देखे थे 4 प्रकार का, एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन और थाइमिन। वह जो नाइट्रोजनी बेस होता है ना, वह सबसे पहले 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। लेकिन वह 4 प्रकार किसका किसका भाग है? प्यूरिन का और पिरामिडिन का। किसका भाग है? प्यूरिन और पिरिमिडिन का। प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है? प्यूरिन में एडेनिन और गावानिन। और पिरामिडिन में क्या क्या पाया जाता है? साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, और हमेशा ये याद रखिए सॉरी, एडेनिन जो होगा हमेशा थाइमिन के साथ, और गुआनिन जो हमेशा साइटोसिन। क्या? एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, गुआनिन जो हमेशा होगा साइटोसिन के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, एक और पॉइंट होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों में शर्करा पाया जाता है, यानी कि दोनों में कार्बन शुगर पाया जाता है। और कितने कार्बन शुगर पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। यहाँ पर इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी। क्या बोलेंगे इसको? 2-डीऑक्सी राइबोज। जो डीएनए में पाया जाएगा उसको बोलेंगे 2-डीऑक्सी राइबोज, जो आरएनए में पाया जाएगा उसको बोलेंगे राइबोज। क्या बोलेंगे? राइबोज मेरे भाई, क्या बोलेंगे? राइबोज बोलेंगे। समझ गए? चलिए, ये खत्म हो गया। और एक छोटी सी बात है, मतलब कहानी है, कहानी नहीं है, एक लाइन की है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो व्यक्ति थे 1953 में डीएनए के डबल हेलिक स्ट्रक्चर, उन्होंने क्या बताया था? डीएनए ऐसा होता है। किसने बताया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। किसने बताया था? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इसीलिए इन लोगों को 1953 में इन्होंने बताया था, इसलिए 1962 में इन लोगों को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। समझ गए? एक और अगर स्टेटमेंट में पूछ सकता है, बताइए, जंतु कोशिका से जो डीएनए की प्राप्ति होती है, वह किसी भाग को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है क्या? यह बात बिल्कुल सही है। सुनो, ध्यान से सुनो। जंतु कोशिका, एनिमल सेल से जो डीएनए के किसी भाग को, एनिमल सेल से डीएनए के किसी भाग को जीवित जो कोशिका है उससे बाहर भी बनाया जा सकता है। और मैनमेड जो प्रक्रियात्मक डीएनए होता है उसका हिस्सा प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए? अब प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, कुल मिलाकर याद रखो, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि अब पढ़ेंगे हम लोग आरएनए के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आरएनए के बारे में। आरएनए कहाँ होता है? आरएनए कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और यह एकल यानी कि सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर होता है। और डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक। आरएनए कैसा? सिंगल हेलिक। यह किस चीज़ का काम करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है। किस चीज़ का काम करेगा? प्रोटीन निर्माण का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का वहन करता है, लेकिन यह अनुवांशिक पदार्थ का जेनेटिक मतलब नॉन जेनेटिक सब्सटेंस का ये वहन करता है, जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस TMV। इसका यह क्या होता है? वाहक है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है mRNA। ठीक है, यह मैसेंजर प्रोटीन संश्लेषण पर लाने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के सूचनाएं जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है वहां पर लाने का काम करता है। उसके बाद होता है rRNA, जो विभिन्न प्रकार का काम होता है। उसमें कोशिका का जो आरएनए होता है यह उसमें 80% भाग क्या होता है? mRNA ही होता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम के स्ट्रक्चरल संगठन में सहायता प्रदान करना। राइबोसोम के स्ट्रक्चरल संगठन में सहायता प्रदान करना। एक होता है tRNA, यानी कि
ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए यह सभी आरएनए में सबसे छोटा है। क्या है? सभी आरएनए में स्मॉलेस्ट है। इसका मुख्य कार्य है एमिनो एसिड को प्रोटीन में चेंज करना। मेरे भाई, एमिनो एसिड को प्रोटीन में चेंज करना। समझ गए? किसका काम है? यह टीआरएनए का काम है। ओके, देखो काफ़ी लेंदी होता है, सबको पता है। बिना पढ़े हुए कहीं से कोई संभावना नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आपको तो इतनी सारी चीज़ें दी गई है, पढ़ लो। ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए हमने यार। एक और क्वेश्चन है कि टीआरएनए की संरचना का खोज किसने किया था? किसने किया था? किसी को कोई पता इस बारे में? टीआरएनए की संरचना भारतीय मूल का जो एक वैज्ञानिक था, एच.जी. खुराना। क्या नाम था उनका? एच.जी. खुराना। क्या नाम था? एच.जी. खुराना। उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए उन्हें नीरनबर्ग तथा रॉबर्ट हॉले के साथ जो टीआरएनए का खोज किए थे 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। समझ गए? आइए, खत्म हुआ आपका आरएनए। अब देख लेते हैं स्पीड में डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है। ये तो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस। ठीक है, देखिए डीएनए कहाँ होता है? डीएनए होगा सेंटर में, यानी कि केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद और कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाएगा पौधों में? क्लोरोप्लास्ट में। आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाएगा भाई मेरे? साइटोप्लाज्म में। और कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव जो न्यूक्लियस के बाहर होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव जो कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियो के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो साइटोसिन का जो हम लोग अभी पिरामिडिन बेस देखे थे, नाइट्रोजनी बेस, वह होता है साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए का क्या हो जाएगा? साइटोसिन, अरे भाई क्या है ये, एंड थाइमिन। ठीक है, और आरएनए का क्या हो जाएगा? साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर यहाँ हो जाता है यूरासिल। समझ गए? ओके, आई होप कि आप सब समझ रहे हैं। ठीक है, अब एक देख लेना है। अब स्पीड में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ये आपका होमवर्क है। ये बहुत ही आसान है, ये आपका होमवर्क है। आपको एग्जाम में इसको याद रखना है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, याद रखना है। ये क्या याद रखना है? इसकी साइज 10 से 30 माइक्रोन मिली माइक्रोन होता है। और पादप कोशिका का साइज क्या होता है? 10 से 100 मिली माइक्रोन। ठीक है, जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का संग्रहण होता है। याद रखना है, सिर्फ मैं बस दिखा रहा हूँ स्पीड में। उसके बाद पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। जंतु कोशिका के आकार में वृद्धि कोशिका की संख्या में वृद्धि होने से होता है। पादप कोशिका के आकार में वृद्धि मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि होता है। ध्यान रखना है, एनिमल सेल में नंबर, पादप कोशिका में साइज जब बढ़ेगा ना तो इसकी पादप कोशिका में वृद्धि होगी, लेकिन जंतु कोशिका में जब डिवीजन होता है, नंबर बढ़ता है तो होता है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। कहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कहाँ पर नहीं पाया जाता है, कहाँ पर सेल वॉल पाया जाता है, कहाँ पर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। मतलब जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। वहीं पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल पाया जाता है जो किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का। किस चीज़ का बना होता है भाई मेरे? सेल्यूलोज का। समझ गए? चलिए, अब सेल डिवीजन पढ़ना है। सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा है। ठीक है, सेल डिवीजन में क्या है? सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मिटोसिस, एक होता है मिटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, एक होता है मियोसिस, एक होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री। समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान। इसमें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का संख्या इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या होगा? इक्वल होगा। जितने भी भाग में बटेगा वह इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद यह जो कोशिका विभाजन होता है किस काम में आता है? कोशिकाओं को मल्टीप्लाई करना, वृद्धि करना, मरम्मत करना इत्यादि के लिए काम होता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेंटर का डिवीजन, एक होता है साइटोकिनेसिस यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन, एक होता है काइरोकिनेसिस यानी कि
केंद्रक विभाजन, एक होता है काइरोकिनेसिस, काइरोकिनेसिस सेंटर का विभाजन, एक होता है साइटोकिनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। एक होता है, अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मेरियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है मेरे भाई, अर्धसूत्री विभाजन में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में प्रजनन अंग की कोशिकाओं में होता है। कहाँ होगा मेरे भाई यह, प्रजनन अंग की कोशिकाओं में, जहाँ पर प्रजनन अंग की कोशिकाओं में होगा, ठीक है। अर्ध कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधो ही हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री बोलते हैं, यानी कि मिरियोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई मेरे, मिरियोसिस बोलेंगे। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में इस विभाजन द्वारा हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। क्या बनते, गैमेट, हैप्लॉइड गैमीट बनता है जो निषेचन क्रिया द्वारा पुनः डिप्लॉयड अवस्था प्राप्त करता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद म्यूसिस के अंत में चार अगुणित बनते हैं। चार क्यों बनते हैं, क्योंकि दोनों का आधा आधा हो गया, ठीक है, इसीलिए चार बनेंगे, ठीक है। अब इसका अंतर भी देख लिए हम लोग, अंतर भी यही होता है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट है कि जो समसूत्री होता है, जिसमें एक, इसमें क्या होता है, एक मिनट याद रखने दो, हाँ, समसूत्री में इसमें यह सिंगल एक ही चरण होता है, इसमें समसूत्री में एक ही स्टेप होता है और अर्धसूत्री में डबल स्टेप होता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ओके। आगे हम लोग अब क्या देखेंगे, सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य क्या है, मीसोसोम है, क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, मीसोसोम है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है, इस बात को याद रखना है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, एक मिनट, सेल मेम्ब्रेन जो होता है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य कहने का मतलब होता है सेमी परमिएबल, यानी कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही सेल के अंदर आने देगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सेल के अंदर नहीं आने देगा। समझ गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो, और एक होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है जो सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और वसा, इसका पैकेजिंग करना अभी हम लोग देख चुके हैं। गोल्जी बॉडी को सेल के मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी वहाँ पर हम लोग नहीं देख पाए थे। गोल्जी बॉडी को सेल के मॉलिक्यूल, सेल्स मॉलिक्यूल को का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है, हो गया। उसके बाद एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, इसे कोशिका का किचन कहते हैं। कोशिका का रसोई घर यानी किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अनियंत्रित जो समसूत्री विभाजन होता है कि अनकंट्रोल मेटोसिस, उससे कैंसर की उत्पत्ति होती है। अनकंट्रोल, यह याद रखना है, अनकंट्रोल्ड जो मिटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, उससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है बॉडी में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सेल का निर्माण होते जाएगा हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। समसूत्री विभाजन का काम देख लिए, वृद्धि और मरम्मत इत्यादि काम करना है, ठीक है। उसके बाद बुढ़ापे के लिए एक होता है, बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार क्या है, एक प्रकार का जीन होता है एजेइंग जीन। क्या बोलेंगे उसको, एजेइंग जीन, एजीइंग जीन बोलते हैं, वो बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जाता है, प्रयोगशाला में जब कराया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें कंप्लीट हुआ, कुछ सेल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं टिश्यू। अगली 30 मिनट में हम लोग टिश्यू को देखेंगे, ठीक है। चलिए, सेल कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग देखेंगे टिश्यू। क्या देखेंगे इसके बाद, हम लोग टिश्यू देखेंगे, और टिश्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। 30 मिनट में कंप्लीट करते हैं टिश्यू। उसके बाद हम लोग चलेंगे विभिन्न प्रकार का जो सिस्टम होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, 2-3 वीडियो और लगेगा, 1-1 घंटे का, बस खत्म। आज तो खत्म करके ही मानना है एकदम से। बायोलॉजी आज खत्म, कल फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म, ठीक है। आज बायोलॉजी खत्म, एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म, फिर उसके बाद एक दिन में क्या खत्म करेंगे हम लोग, क्या खत्म करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक दिन में टेक्नोलॉजी एकदम उड़ाएंगे, स्पीड में चलना है। रिवीजन का मतलब रिवीजन, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करना है आप सबको, ठीक है। थैंक यू।